नेहा शुक्ला। खास मुलाकात में आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। देवेंद्र शर्मा हैं जो कि एक जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं, आर्थिक मामलों के भी जानकार हैं और साथ ही साथ किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर काफ़ी अध्ययन किया हुआ है और काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि वर्तमान मोदी सरकार में एक बहुत बड़ा बवाल उठ खड़ा हुआ दिख रहा है भूमि अधिग्रहण बिल पे। आखिर क्या ये अध्यादेश आया और अब ये विधेयक आ गया है, कौन से नौ संशोधन की बात हो रही है जिससे किसानों की जो अधिकार है वो छिनता हुआ बताया जा रहा है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और ये इसलिए ज़रूरत पड़ी कि आप जानते हैं कि 1894 का एक अधिनियम था जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था। उसके तहत जबरन किसान की ज़मीन कभी भी ली जा सकती थी और वो अधिग्रहण इतने सालों से चल रहा था, 120 साल तकरीबन हो गए थे। और उसके तहत जितने भी अत्याचार हुए हैं, जितने भी किसानों के लिए दिक्कतें आई हैं, उसको सबको देखते हुए बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे थे। कम से कम 30 साल हो गए हैं इस स्ट्रगल को चलते हुए कि भाई ये इसको चेंज किया जाए। जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया था। तो ये 2013 में जो बिल सरकार ने बनाया था। इतना लंबा समय ले लिया क्या अपने ही देश में अपनी ही सरकार से अपना हक मांगने में किसानों को इतना वक्त लग गया? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे समझ नहीं आता कि आज़ादी के 60-70 साल बाद या 65-66 साल बाद जितने भी है, अगर बिल बनता है, एक मतलब लॉ आता है, पहले बिल बना और 2013 का जब वो एक्ट बन चुका तो उस एक्ट में देखिए आपकी अल्टीमेटली एक स्टैंडिंग कमेटी थी जिसकी चेयरपर्सन जो आज लोकसभा की स्पीकर हैं वो थी उसकी चेयरपर्सन, उसकी जी सुमित्रा महाजन। और उसकी रिपोर्ट के बाद बहस हुई दोनों हाउसेज में और अल्टीमेटली एक एक्ट जो है पास हुआ। और उसको साल के अंदर ही जो नई सरकार आई बीजेपी की, एनडीए की, उसने आते ही उसको पूरा ऑर्डर दिया और एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए। क्या कारण था कि भाई वो उसमें आपने उसको अभी तक तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। 2013 के एक्ट को आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं कह दिया और ये कह दिया कि साहब इससे उद्योग में दिक्कतें आएंगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी, ये सब बातें कही गई। तो क्या ये कारण था? इसलिए जो आप देख रहे हैं बवाल जो खड़ा हुआ है वो इसलिए है कि जमीन। लेकिन जो ये तर्क दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से या फिर भाजपा नेताओं की तरफ से कि ढांचागत विकास के लिए फटाफट हमें बिल्डिंग्स बनानी होंगी, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने होंगे और जो विकास के लिए ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का हवाला दिया जा रहा है। थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि ये सोच जो है कहाँ से आती है जी। अगर आप देखें आज इंटरनेशनली भी यही मॉडल चल रहा है। ये कहा जाता है कि सब डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे। यही है ना असली बात तो, जॉब्स क्रिएट करने के लिए। अब मुझे याद है कि 1996 की बात कर रहा हूँ, 20 साल हो गए हैं। 20 साल पहले एक स्वामीनाथन फाउंडेशन है चेन्नई में, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में स्वामीनाथन भी थे, मैं भी था। और मुझे याद है कि वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चीफ थे उन्होंने एक अपना प्रेजेंटेशन में एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगले 20 साल में भारत की जो पॉपुलेशन जो गांव से शहरों की तरफ प्लान करेगी उसकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। इन तीनों देशों की जनसंख्या जो है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी की, वो है 20 करोड़। तो उन्होंने कहा था कि 40 करोड़ लोग गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे 2015 तक। 2015 आ गया। 2008 का अगर आप रिपोर्ट देखें वर्ल्ड बैंक की तो वो बोलते हैं कि साहब आपको हमने कहा था करने के लिए, आपने तो किया नहीं, अब जल्दी करिए। अब आप जल्दी करिए, भूमि अधिग्रहण करिए, लैंड रेंटल्स करिए और ये लोगों को जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइए ताकि ये किसान जो है, यंगर जो नौजवान किसान है, उसको खेती के अलावा कुछ नहीं आता, तो उसको कैसे इंडस्ट्रियल मजदूर बनना है वो सिखाइए। उसके लिए आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए। तो भारत में उसमें चिदम्बरम साहब 2009 में वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने अपने बजट में 1000 ITIs का प्रावधान किया। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने कहा, आपने कर दिया। अभी भी वही वर्ल्ड बैंक की नीति है जो सरकार लेके आ रही है। वही आर्गूमेंट्स हैं कि साहब जॉब्स नहीं क्रिएट होते हैं अगर हम ज़मीन पे छोड़ देंगे, इस तरीके से कॉन्सेंट लेंगे किसान का या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, ये सब बातें जो हम सुन रहे हैं। तो वही उसमें, तो बेसिकली आप मुझे ये बताइए कि जो बिल अभी है और अगर हमने एक लैंड ग्रैब बिल बनाना हो कि हम कैसे जबरन किसान की ज़मीन लें, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा? लेकिन कांग्रेस शोर मचा रही है, जबकि कांग्रेस की जब यूपीए सरकार थी तो भी इसी तरह के 2013 में ही जो कानून आया था वो क्या हम माने कि किसान समर्थित था? नहीं, उसमें भी दिक्कत थी।
लेकिन फिर भी वो इतना प्रोसेस के थ्रू आया था और हम लोगों ने उसको अल्टीमेटली किसानों ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि चलो कुछ तो है। मतलब जो पहले से जो बिल्कुल जो नहीं था उसके बाद कुछ एक स्टेप तो आगे चला। जैसे फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा कि 80% लोगों की कंसेंट ली जाएगी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में 70% लोगों की कंसेंट ली जाएगी, ये कहा ना उन्होंने। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगी, यानी मतलब ये है कि भाई उसका कैसा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस प्रोजेक्ट का, जो लैंडलेस लेबर है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो एलाइड सेक्टर है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, ये सब बातें होनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या था? लेकिन अब उन्होंने कहा सब कुछ हटा के आप कह रहे हैं कि साहब हमें ग्रोथ करनी है, जॉब्स करने हैं। आप बताइए, सबसे ज़्यादा जॉब्स तो हमारा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, 60 करोड़ लोग इसमें हैं, उनको आप विस्थापित करके कैसे जॉब्स क्रिएट करोगे, मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसा लग रहा है कि विस्थापित जो लोग हैं जो पहले ही से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी कुछ जगहों पर देखा और पढ़ा है कि डैम और बाकी जो कुछ योजनाएं हैं उनकी वजह से बहुत सारे विस्थापित। ये आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया। अब देखिए डैम्स की बात करते हैं। नर्मदा डैम की बहुत बड़ी बात हुई है। जस्टिस AP शाह और मैं और एक और रिसर्चर, हम 3 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसको कहते हैं पब्लिक ट्राइब्यूनल बनाया गया। हम लोग नर्मदा के एक डैम में देखने गए। आपको हैरानगी होगी कि हमने जो रिपोर्ट पेश की है सरकार को, उसमें हमने ये साफ बताया है कि 25 साल से लोग अपनी रिहेबिलिटेशन के पैकेज की बात कर रहे हैं, नहीं मिली। वही मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम आपको ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दे सकते क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, तो आप कैश ले लीजिए, जितनी भी कैश उनको मिलनी थी, और ज़मीन लीजिए, ठीक है। और अब लेकिन जो कॉर्पोरेट्स के लिए अगर मॉल बनाने हैं या उसके लिए ज़मीन उनके पास है, लेकिन गरीब आदमी को ज़मीन देने के लिए नहीं है। अब गरीब आदमी के पास 5 लाख रुपए आपने दे दिया, सपोज करिए एकड़ के, 5 लाख रुपए में आजकल कहाँ ज़मीन मिलती है मुझे बताइए, उसको विस्थापित करते हैं। अब देखिए एक जनरेशन तो खत्म होगी ना, लड़ते लड़ते खत्म होगी, तो ये क्या किसका विकास हुआ? तो देश की जो एक बड़ी आबादी है, लगभग 16 मिलियन से ज़्यादा है, जो विस्थापित हो गई है और मुआवजे के लिए तरस रही है, संघर्ष करती रही है। इसके बावजूद मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम करने जा रहे हैं, किसानों से करेंगे और उनको समझाएंगे कि ये जो एक प्रक्रिया है वो क्यों शुरू की गई है, देश के एक समग्र विकास के लिए। समग्र विकास कहीं छूट रहा है अगर हम किसानों के हित की बात करते हैं या फिर कॉन्सेंट की बात करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक बात कहा कि समग्र विकास जो है वो सबका विकास है। उन्होंने खुद कहा है सबका साथ सबका विकास। अगर आप किसान से उसका हक ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि विकास हो रहा है देश का, वो सबका विकास तो नहीं हुआ ना। आपने जो बात की इसमें थोड़ा संशोधन कर दूं, 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग विस्थापित हैं। ये IIT रुड़की की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है, अध्ययन उनका है कि 5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। आप मुझे बताइए उसमें से कितने लोगों को फायदा हो गया? आज तक तो भाखड़ा डैम और पौंग डैम के जो आउस्टीज हैं उनको नहीं हम विस्थापित कर पाए अभी तक। हाँ जी, उनको भी स्थापित नहीं कर पाए। आपको हैरानगी होगी कि वहाँ महानदी के जो ऊपर डैम बना है, वहाँ के जो विस्थापित थे वो 3 बार विस्थापित हो चुके। एक बार डैम बना, फिर डैम बना, फिर। अब बताइए ये जो हम लोग जो शहर में रहते हैं, हम अगर महसूस करें कि जिस दिन हमारे को बोला जाएगा कि आपका घर भी कल एक्वायर होना, तब हमें पता चला कितनी दिक्कत होती है। सबसे इसके साथ एक बड़ी बात जो कही जा रही है कि जो मल्टी क्रॉप जगह है, ज़मीन है, उनके भी एक्वायर के लिए मोदी सरकार ने कोई अलग से प्रावधान नहीं किया, बल्कि वो वही है कि उसमें भी सहमति की ज़रूरत नहीं है। इससे खाद्य की जो समस्या देश में आएगी वो किस तरह से भयंकर हो सकती है? उससे पहले अगर आप जो आपने पहले सवाल किया था कि देखिए पहले उसका हम ये देखें कि एम्प्लॉयमेंट की बात जो होती है, ये कहना कि सब ज़मीन जो है वो रास्ते में ब्लॉक आ रहा है कि अगर ज़मीन मिले तो देश की ग्रोथ बढ़ेगी, ये कहा जाता है ना। जी। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखते हैं 2015 का, वो गवर्नमेंट का पूरा चित्रण देता है। उसमें कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं, पहला कारण है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। सेकेंड जो कारण है, उन्होंने कहा कि जो मार्केट सिचुएशन है वो है। तीसरा कारण वो कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट के वो हैं लॉज हैं वो हैं, लेकिन वो लैंड की तो बात ही नहीं कही। एक बात ये होगी। दूसरा आप देखिए SEZ जब 2006 में आए थे, तब यही बात हुई थी ना कि देश का विकास होना चाहिए, है ना। SEZ में अभी CAG की रिपोर्ट आई है, वो कहती है अब 7 साल हो गए, वो कहते हैं कि 7 साल के अंदर 45,000 हेक्टेयर यानी तकरीबन 1.25 लाख एकड़ जमीन SEZ को दी गई। फेल हो गए। उसमें से आधे उन्होंने तो वापस कर लिया अपनी, क्यों? उसमें ना तो कोई टैक्स था, सारे टैक्स माफ़ थे, उनको 1,76,000 करोड़ रुपए के टैक्स भी माफ़ थे, कोई एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं थी, कोई सोशल इम्पैक्ट में असेसमेंट नहीं थी, तो जॉब्स तो क्रिएट होनी चाहिए थी। आज भी CAG कह रहा है कि 62% लैंड तो खाली पड़ी है और जो बाकी लैंड थी उसमें से अधिकतर लोगों ने उसको मॉर्टगेज करके बैंकों से और किराया लिया, क्या कहते हैं, क्रेडिट लिया है। अब बताइए किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हम? लेकिन CAG की रिपोर्ट पर भी कई बार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि वो कौन सा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उस पर डिबेट तो करिए, आंकड़ा तो बात की बात है, आप उसको पेश करिए। आपने एक्सेप्ट किया उस रिपोर्ट को। अभी देखिए महाराष्ट्र में कल ही रिपोर्ट उनकी जो अपनी इकोनॉमिक सर्वे है,
परसों चौथ में उनका बजट आया है, उसमें 2014-15 का जो उनका इकोनॉमिक सर्वे है वो कह रहा है कि 77,000 एकड़ ज़मीन जो थी वो SEZ को दी गई थी, जिसमें से मात्र 7,000 यूज़ हुई है। अगर आप वही नहीं यूज़ कर रहे तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ज़मीन इज़ एन ऑब्स्टिकल, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ। फिर सरकार खुद कह रही है कि हम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके पास 17 लाख एकड़ ज़मीन पड़ी है जो हम लेने जा रहे हैं जी। कितनी ज़मीन चाहिए आपको उद्योग के लिए? जी, इसके अलावा जो PPP का जो मॉडल है उसमें जो क्योंकि पब्लिक को भी जोड़ा गया, क्या उससे किसानों को थोड़ा सा भी फायदा नहीं? उसमें पब्लिक नहीं जोड़ी है, नाम पब्लिक है, मतलब है कि पब्लिक सेक्टर को जोड़ा गया है, आम आदमी को नहीं जोड़ा गया। आप और हम नहीं उसमें जुड़ते हैं। उसमें है कि प्राइवेट ने, जैसे ये पहले ही कोई ऑफिस बना हुआ है, वो बिल्डिंग को ले लिया, एक्वायर कर लिया, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई। बेसिकली इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्लॉयटेशन। आप खुद मानिए, खुद बहुत स्टडीज होगी, मंत्री ने खुद माना है इस बात को, वित्त मंत्री जी ने, कि PPP प्रोजेक्ट तो ढंग से चल नहीं रहे देश में। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव फेल्ड, 90% ऑफ द PPP प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो फेल्ड। पर वो जो लैंड चली गई है वो किसके पास है? क्योंकि आजकल सब चाहते हैं कि लैंड में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि इससे बढ़िया दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, उथल पुथल इकोनॉमिक हो सकता है, लेकिन लैंड के ऊपर कोई वो नहीं हो, क्राइसिस होगा। इसलिए दुनिया में आप देख रहे हैं होड़ लगी हुई है आज कि सारी कंट्रीज में भी लैंड ली जा रही है, भारत में। इसके अलावा एक बड़ी मांग हो रही है, बल्कि कुछ जगहों पे उदाहरण भी दिखाए जाते हैं कि ऐसा हुआ है। उत्तराखंड का उदाहरण दिखाया जा रहा है कि सीधे सीधे इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया जाए और जिसने लैंड लेनी है वो सीधे सीधे किसानों से संपर्क करे। इसमें जो बार्गेनिंग होगी, जो मुआवजे की बात होगी, वो ज़्यादा होगी और राहतमंद होगी। बिल्कुल ठीक है आपने, ये हम भी यही कह रहे हैं कि भाई अगर लेनी है किसी ने तो किसानों से आप डील करिए, अपने आप लीजिए। सरकार क्यों प्राइवेट सेक्टर का एक तरह का वो रिप्रेजेंटेटिव बन गई है? सरकार क्यों अपने आप को उनके पीछे लगी हुई है कि वही हम धक्के से जो है जमीन लेंगे? हम भी तो क्या इतनी समझ है कि वो अपनी जमीन का सही मूल्यांकन कर सकते हैं? आप करा के देखिए, अगर नहीं करेगा तो फिर वो किसान मरेगा, तो सरकार को क्या दिक्कत है उसमें? तो फिर तो खुश होना चाहिए सरकार को, अगर किसान इतना समझ नहीं है। लेकिन बात यह है कि वहाँ कॉर्पोरेट चाहते हैं कि उनको सब कुछ फ्री दिया जाए। इस देश में अगर फ्री मिलता है तो गरीब को नहीं मिलता है, फ्री मिलता है कॉर्पोरेट्स को या अमीर आदमी को मिलता है। मैंने हर बार कहा है कि सारी डिबेट कंट्री की 2 लाख करोड़ की सब्सिडी जो मिलती हैं फूड के माध्यम से या डीजल के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से या मनरेगा के माध्यम से, उसके ऊपर अटैक रहता है कि सब इसको कम करिए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। पिछले 10 सालों में कॉर्पोरेट्स को 42 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। उसको मैं सब्सिडी कहता हूँ, वो टैक्स कंसेशन है। ना तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, ना उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी, ना उससे एक्सपोर्ट बढ़े, तो कहाँ गया वो पैसा? 42 लाख करोड़। 42 लाख करोड़ कुड हैव वाइप्ड आउट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया फॉर 84 ईयर्स। अगर वही 42 लाख करोड़ रुपए का हम उपयोग करते, तो ये जो जिस देश से हम कह रहे हैं कि सब इनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, वो तो पहले संपन्न हो जाते हैं अगर आपने वो 42 लाख करोड़ रुपए वहाँ लगाया होता उन लोगों के लिए। एक जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर ज़मीन छिन जाती है किसानों की, ये विधेयक लागू हो जाता है, तो जो महंगाई है वो क्या इससे डबल डिजिट में चली जाएगी? देखिए, महंगाई का तो एक इशू है, वो भी बात कर लेते हैं उसके, लेकिन पहले उससे पहले ये देखें कि सोशल क्योस, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अभी भी देखने, जो अभी पिछला बिल जो चल रहा है 1894 वाला बिल ही अभी लागू है ना भारत में, तो उस बिल के तहत 165 जिले यानी 1/3 ऑफ द कंट्री में वहाँ पर ऑलरेडी लीगल बैटल चल रही हैं या किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, चाइना का अगर आप देखें, अगर ये बिल आ गया हमारा जो अभी नया है, चाइना में देखें तो आपको हैरानगी होगी, जिसका मॉडल हम लेके आना चाहते हैं। चाइना में 10 साल के अंदर 28 लाख लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें से 80% वो हैं जिन्होंने जमीन अधिग्रहण कर रखी है। यानी 20 लाख लोगों ने तकरीबन आत्महत्या की है जमीन के करके। अब देखिए वहाँ पर एक ज़कारिया साहब जो हैं उसके न्यूज़वीक के जो एडिटर थे, उनके एक आर्टिकल मुझे याद है अभी तक, उन्होंने कहा था कि रोज़ाना चाइना में 250 प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारे देश में एक साल में 250 हुए थे 2013 में, हम वहाँ रोज़ाना 250 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि हम मान के चलते हैं कि चाइना बड़ी अच्छी उसमें चल रहा है, क्योंकि हमें आधा स्टोरी दिखाई जाती है, आधी नहीं दिखाई जाती है। अगर 250 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुझे लगी हमारे देश में अगर ये शुरू हो जाएगा जब, क्योंकि जिसने इम्प्लीमेंट होगा तो ये बढ़ेगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, तब देखिए आप सरकार का जो है मैनेजमेंट करने का उसका कितना भयंकर हमारा क्राइसिस खड़ा हो। लेकिन जो एक स्टेट गवर्नमेंट की जो भूमिका है, राज्य सरकारों की, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि राज्य सरकारों ने भी तय करना है कि मुआवजा कैसे दिया जाए या फिर जी। मैं मानता हूँ इस बात को, स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसमें आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी तो, जैसा कि कई बार कहा जा चुका है कि चीफ मिनिस्टर, अधिकतर चीफ मिनिस्टर देश के वो प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, ये आर्गुमेंट दी जाती है कि चीफ मिनिस्टर ने लिखा था कि उसको चेंज किया जाए, 2013 के एक्ट को चेंज किया, ये बोला जाता ना। अगर आप देखें, चीफ मिनिस्टर वो भी तो थे जो जिन चीफ मिनिस्टर ने लिखा था कि कोल जो ब्लॉक्स हैं उसको ऑक्शन ना किया जाए, सभी चीफ मिनिस्टर ने लिखा था।
फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हमने उसको ऑक्शन करना शुरू किया। अगर 15 लाख करोड़ रुपए अब आएगा सरकार के पास, ये माना जाता है कोल ऑक्शन से, तो क्या वो गलत है? चीफ मिनिस्टर की बात मानते तो हमारा 15 लाख करोड़ रुपए वो गया था। तो चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट एन इंडिकेशन कि उन्होंने कह दिया तो हमें मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो कहा है। मेरा मानना है कि वो गलत आर्गूमेंट है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, वो किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह की क्या भूमिका है? क्या अब जो पहले भूमिका में थे वो उनकी भूमिका बदल गई है? आप बताइए। देखिए, आप बताइए 2013 में अगर आप इन दोनों के भाषण सुने, राजनाथ सिंह के भी और सुषमा स्वराज के भी पार्लियामेंट में जब ये अधिनियम डिस्कस हो रहा था, और आज का बीजेपी का स्टैंड देखें, बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कैसे हो सकता है कि 1 साल के अंदर सारी सिचुएशन देश की बदल गई जब तक कि आपने इंप्लीमेंट ही नहीं किया किसी चीज़ को? तो इसका मतलब साफ है कि आप कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपको देश का फिक्र ही नहीं है। कहीं ना कहीं तो ये जवाब देना पड़ेगा ना कि भाई क्यों है कि हम सिर्फ कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को लेकर चल रहे हैं, जबकि कहीं ऐसा इंडिकेशन नहीं है, आपने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, रास्ते में रोड़ा आता है कि भाई कॉन्सेंट जो है वो दिक्कत आ रही है हमें या सोशल इम्पैक्ट से आ रही है, तब तो हम मानते। वो तो हुआ ही नहीं। जी, फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला, एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने। आज हम चर्चा कर रहे हैं विवादित भूमि अधिग्रहण बिल पर और क्या इसकी समस्याएं हैं और आखिर क्या होने जा रहा है किसानों के साथ, इस पर चर्चा करें। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से राज्य सरकारों का जिक्र आया था और फिर राजनाथ सिंह का भी जिक्र आया था, बजाय इसके कि हम देश में अपने खाने की समस्या सुधारें या फिर जो दिक्कतें हैं, जो महंगाई की जो अहम वजह है उसको सुधारें, सरकार दूसरे तरीके, ऐसा लग रहा है कि दूसरे रास्ते को अपना रही है आर्थिक मजबूती के लिए। ये आपने ठीक कहा कि मैंने ऐसे पहले कहा था कि बेसिकली जो इकोनॉमिक मॉडल है वो हमारा ये है कि हमें गांव से लोगों को निकाल। जी, वो चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, वहाँ पर यही हुआ कि गांव से लोगों को निकाला गया, शहरों में आ गए, और ये माना जाता है कि विकास का रास्ता वही है। लेकिन जो आपने जैसे सवाल पूछा है वो बिल्कुल ठीक है कि भाई क्यों ना हम वो रास्ता अपनाएं जहाँ पर ये जो लोग 60 करोड़ लोग जो हैं खेती में जुड़े हुए हैं वो गाँव में रहें, जी, वहीं पर खेती करें और उनका जो प्रोफेशन है वो इकोनॉमिकली वायबल हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो। तो हम तो वही कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं करते। अब देखिए ना, अभी जो NSSO की रिपोर्ट आई है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि किसान परिवार की औसतन जो आय है खेती से, मंथली जो इनकम है वो 3,000 रुपये। अब जब ये 3,000 रुपये किसान की अगर आय रखी है आपने आज तक, तो किसान तो खेती छोड़ेगा। फिर आप कहते हैं साहब किसान खेती में कुछ पैसा नहीं है इसलिए हम इनको लोगों को जॉब्स दे रहे हैं। अगर आप चपरासी को 15,000 रुपये देते हैं, साथ में वेतन आयोग में 26,000 की डिमांड है, तो आप देखिए चपरासी को 26,000 मिलेगा, किसान को 3,000 मिल रहा है, तो फिर किसान खेती छोड़ेगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश है किसानों को गाँव से निकालने के लिए। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक का ये निर्देश है हमें, जिसको हम पालन कर रहे हैं। कोई सरकार आ जाए, हम यही इकोनॉमिक थिंकिंग लेके जा रहे हैं। हमारा ये मानना, क्यों नहीं हम रिवर्स कर सकते हैं जी। क्यों ना हम देखिए ना, अगर हमारा ये कहा जाता है कि 2030 में 2030 तो आने वाला है 15 साल में, देश की 50% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहेगी। अब देखिए मजे की बात ये तो बोल दिया 2% सिर्फ शहर जो है भारत के 2% जमीन पे होंगे। 50% जनसंख्या जो है वो 2% जगह में रहेगी, बाकी जगह खाली हो जाएगी, वहाँ कंट्री होम्स बनेंगे अमीरों के या गोल्फ कोर्स बनेंगे। ये कहाँ का विकास है? क्यों नहीं हम उस पॉपुलेशन को, शहर भी हमारे कोलैप्स कर रहे हैं, गांव हमारे खाली हो रहे हैं, क्यों नहीं हम उसको रिवर्स करें ताकि गांव में लोग अपनी जहां पर भी हैं वहां पर इकोनॉमिकली वायबल हों। आपके हाथ में अपनी जमीन है, आपके हाथ में अपना कंट्रोल है लाइफ का, वो क्यों नहीं हम करते? यानी एक अच्छी फसल उगाएं और उसकी एक अच्छी कीमत सरकार उनको मुहैया करे। हाँ, तो ऑल्टरनेटिव भी कुछ करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो उनको दीजिए, वो उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट दीजिए जिसमें वो करें, ये तो होना चाहिए ना। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि उनको निकालो और जमीन जो है कॉर्पोरेट्स को दे दो, तो उससे तो विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए एक बात और मानिए कि जो ये लोग निकल के आएंगे, जब ये हो जाएंगे, ये शहर में आएंगे, तो पहला आपको हैरानगी होगी जानकर कि एम्प्लॉयमेंट की जब बात की जाती है, पिछले 10 सालों के एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर लें, आज सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मंदिर, गुरुद्वारे और मठों में है। कौन सा एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं? सबसे दूसरे नंबर पे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है वो चौकीदार, जो आप देखा है घरों के बाहर या ऑफिस के बाहर जो है वो, और लिफ्ट में जो बटन दबाते हैं जी। अगर ये हमारे जो जॉब्स हैं, दिहाड़ी मजदूर अगर हमारा जॉब है किसान को खेती से निकाल के, तो ये इसके लिए किसान को खेती से क्यों निकाल रहे हो आप? किसान को क्यों नहीं मजबूर ऐसा करते हैं कि बस को इतना इकोनॉमिकली अच्छा उसको दीजिए आप पैकेट कि वो भी गांव में रहे और अपनी खेती करे, चाहे बजाय इसके कि रक्षा चलाए। लेकिन नीति आयोग के चेयरमैन ने देखिए क्या बोला, डिप्टी चेयरमैन ने, उसने बोला अपने एक लेख में कि अगर ये लोग गांव से नहीं निकाले जाएंगे तो चीपर लेबर कैसे बनेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और हाउसिंग के लिए। तो बड़ा साफ है
कि आपका इंटरेस्ट तो ये है कि सस्ती लेबर आपको मिले, इसलिए आप लोगों को गांव से निकाल रहे हो, शहर में ला रहे हो। जी, एक और बात यहाँ पे, जब मैं थोड़े दिन पहले हरियाणा के कृषि मंत्री धनखड़ जी से बात कर रही थी, उन्होंने ये कहा था कि किसानों को, जो खासकर नौजवान किसान हैं, उनको अपनी फसल बेचने का स्किल सिखाने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र में ये एक अलग इशू है, इसको हम बात कर सकते हैं। मेरा मानना है कि वो ये मार्केट का जो एक फिनोमेना है उसी के अंदर है कि भाई ये सरकारी खरीद हटा दो और उनको अपने आप उसमें मार्केट के हवाले छोड़ दो। दुनिया में कहीं भी, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो या इंडिया हो, कोई भी मार्केट ने किसानों को कहीं भी फायदा नहीं दिया, सब ने एक्सप्लॉइट किया। इसीलिए अमेरिका में सब्सिडी दी जाती है किसानों को, भयंकर सब्सिडीज मिलती है। मैंने कई बार कहा है कि गाय के ऊपर 400 रुपए की सब्सिडी रोजाना होती है गाय, किसान को 40 रुपए भी नहीं मिलते हमारे देश में। तो आप समझ गए कि कितना बड़ा गैप है इसमें। तो ये इंप्रेशन जो है ये गलत है मंत्री जी का, जो उन्होंने बोला है। और लेकिन सच्चाई ये है कि अब उसके लिए क्या किया जाए। देश की खाद्य सुरक्षा जुड़ी हुई है, क्योंकि वी कांट बी एन इम्पोर्टिंग कंट्री। भारत अगर इम्पोर्टिंग कंट्री बन जाएगा, आज हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हमारी ना हुई पड़ी है, इकोनॉमी हमारी सारी उससे ध्वस्त हुई पड़ी है। कल आप इमेजिन करिए कि जब हमें खाद्यान्न भी इंपोर्ट करने पड़े, क्या होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने जाने से पहले एक काम किया, उन्होंने 8 एक्सप्रेस के लिए उन्होंने जमीन जो है जी वो एक्वायर की है। आपको हैरानगी होगी, 1 लाख गांव है उत्तर प्रदेश में जी। 1 लाख गांव में से 25,000 गांव जो है वो खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं, लोग कहेंगे कि गांव का विकास होना चाहिए, विकास होगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें क्या होगा, जितनी पैदावार उत्तर प्रदेश की होती है, मैंने उसमें आंकलन किया कि उनकी तकरीबन 140 लाख टन का शॉर्टफॉल होगा हर साल। और वो कहाँ से, हु विल फीड उत्तर प्रदेश इन द डेज टू। अभी तो खैर उत्तर प्रदेश जितना पैदा करता है अपने लिए पूरा वो सक्षम है, लेकिन कल जब उनकी शॉर्टफॉल होगी तो क्योंकि वो इतना फर्टाइल एरिया आप जानते हैं, गंगा का प्लेन है, उसमें जब शॉर्टफॉल होगी, मैं सिर्फ गेहूं और धान की मैंने एस्टिमेट किया है जी। अभी गन्ना और आलू की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो वो उस गैप को कौन भरेगा। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब तो सारे प्रदेशों में भी जमीन एक्वायर हो रही है, फर्टाइल लैंड, जैसे कि अब तो कह रहे हैं मल्टीपल जो क्रॉप्स है वो भी ले लीजिए। तो जब ये ले लेंगे तो आप मुझे बताइए कि कहाँ पर से आप फूड की हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इम्पोर्ट करिए। जैसे भारत इंपोर्ट करने जाता है तो आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में भारत की एक जगह अलग है जी। आप श्रीलंका से अपने आप कंपेयर नहीं कर सकते। श्रीलंका इंपोर्ट करेगा तो पता नहीं चलेगा। भारत जैसे ही मार्केट में जाता है, बाजार के भाव जो है इंटरनेशनल बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हमारे लिए मॉडल है जिसको लेने के लिए। आपको इसका उदाहरण दूं मैं, 2006-2007 में जब हमने बाहर से इंपोर्ट किया गेहूँ, तो जिस रेट पे हमने गेहूँ इंपोर्ट किया था, वो जो भारत में हम किसानों को दे रहे थे उससे दुगना था। तो क्यों नहीं हम अपने किसानों को कीमत दें निस्बत की हम बाहर से। जिस तरह से मैं और आप बात कर रहे हैं देवेंद्र जी, जब सरकारें विधेयक लाती है, इसी तरह से बात होती होगी शायद नीतियों को लेकर। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको लगता है कि सरकार सच बोल रही है, वाकई में बहस में जाएगी? देखिए, मैंने तो उसका जवाब दिया है, मैंने ट्वीट किया है आज कि भाई मुझे अन्ना जी का और सोनिया गांधी का नहीं पता, लेकिन मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन। और आप देखें उस पर ट्वीट पे अब तो कई सौ लोगों ने उसको रीट्वीट किया है। कहने का मतलब है सरकार नहीं चाहती। सरकार को मालूम है कि अन्ना जी और सोनिया जी पहली बात तो वो आएंगे नहीं। अगर आ भी गए तो उनसे डिबेट का कोई मतलब नहीं है। आए ना, डिबेट करें, लेट्स हैव एन ओपन डिबेट। डेमोक्रेसी यही तो होती है। आपने जो लॉ लेके आए, ऑर्डिनेंस लेके आए, किससे आप बात की अपने देश में? 4 लोगों ने अपने कमरे में बैठ के कॉर्पोरेट के प्रेशर के नीचे आपने कर दिया है, और फिर आप देश को विश्वास दिला रहे हैं। और एक बात और सुनिए नेहा जी, कि ये आपको याद होगा जब ये कोल ब्लॉक और स्पेक्ट्रम की बात होती थी पिछली सरकार के टाइम पर, तो कहा जाता था जीरो लॉस थ्योरी, कहा जाता था जीरो लॉस थ्योरी। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इससे किसानों को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। कहा ना उन्होंने, बिल्कुल। तो वो भी तो जीरो लॉस थ्योरी होगी। आप भी तो एक जीरो लॉस थ्योरी लेके आए हैं। पहले वो जीरो लॉस थ्योरी लेके हमारे देश का बेवकूफ बना रहे थे, अब आप कहने के सब जीरो लॉस थ्योरी है। तो ये तो कोई न्याय नहीं है ना। आप एक डिबेट करिए, लेट्स हैव अ डिस्कशन इन द कंट्री, फिर आप अपने लॉ को जो है अमेंड करिए, किसी को दिक्कत नहीं है। कोई किसान भी उसको अपोज नहीं करेगा, लेकिन कहिए तो सही। किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि उनमें उतनी जागरूकता नहीं रही है। शायद वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा परेशान है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा। ये जो किसान नेता है, आपको लगता है कि सही दिशा में किसानों को लीड करके ले जा रहे हैं? देखिए, ये क्या करेंगे अलग बात है, लेकिन कम से कम लोगों को शहर में लेके आना, उनसे आप अपना क्या कहते हैं, ये ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन करने कोई आसान काम नहीं होते, क्योंकि हम लोगों ने बहुत किए हैं, मुश्किल काम होते हैं। और कम से कम ये भी आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वो आते हैं तो उससे डिबेट बदलती है, डिस्कोर्स आता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले
जब राजगोपाल जी अपने 5000 लोगों के साथ जो ट्राइबल्स थे उनके साथ जब मार्च कर रहे थे दिल्ली को, तो उससे देश में कम से कम लोगों को अवेयरनेस हुई। लोग तो हमारे देश के जानते नहीं कि ऐसे लोग भी रहते हैं देश में। हम तो मान के चलते हैं, आम आदमी से पूछ लीजिए, वो सोचता है कि दिल्ली और चंडीगढ़ ही शहर है, बाकी तो उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता भारत में। क्योंकि आपने ट्राइबल्स की बात उठाई, आदिवासी जो समुदाय है वो कितना सफ़र कर चुका है और ऐसा लगता है कि क्या अब बिल्कुल ही पीछे, सबसे पिछले पायदान पे खड़ा है मौजूदा स्थिति में। सबसे ज़्यादा टॉर्चर हुआ तो आदिवासियों को हुआ। मैं अभी छत्तीसगढ़ में गया था, आप वहाँ की कहानियाँ सुनिए लोगों के पास, कैसे उनको मजबूर किया जाता है कि आप अपनी ज़मीन को बेचिए। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनको सुनते हैं आप, क्योंकि गरीब आदमी है, उसको जैसा मर्जी आप टॉर्चर करते हैं, कोई वहाँ पूछने वाला नहीं, कौन सुनवाई करेगा। बिलासपुर जिले में, छत्तीसगढ़ में, अकेले जिले में 1500 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर केसेस पड़े हुए हैं कोर्ट में, जो आदिवासियों की ज़मीन जो छीनी जा रही है। आदिवासी सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि एक ऐसे इलाके में है जिनको उसी पर्यावरण में रहने दिया जाए। उनको मदद करने के और बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप उनको निकाल दो और फिर विस्थापित करके उनको बोलो कि आप हमें मदद करिए। वो आपके बर्तन साफ करेगा, आपके जूते साफ करेगा, यही करेगा ना वो। सस्ते लेबर लाने के लिए आप ये सब लाने के लिए वो तो बोल दिया नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन। तो नीतियाँ साफ है हमारे देश की। हम ये चाहते हैं कि भाई एक सेक्शन जो है, ये बेसिकली क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। जो एक संपन्न क्लास है उसको चीपर लेबर चाहिए। बहुत सारे काम होते हैं, रोजाना ही काम होते हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें लेबर जो है वो सस्ते दामों पर मिले, हम उनको मूव कर रहे हैं शहर। पर एक सवाल आ रहा है कि अगर ये एक शुरुआत हो भी जाती है, देश में पैसा आता है, तो क्या वही लोग तरक्की नहीं करेंगे जो आज बर्तन साफ कर रहे हैं? वो पढ़ लिख कर तरक्की नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा आएगा देश में, रोजगार आएगा। बहुत पुरानी है, इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये वर्ल्ड बैंक भी लेके आया था, ट्रिकल डाउन है कि भाई अमीर आदमी पास होगा तो वो ट्रिकल करेगा। जैसे आपने कहा कि वो लेबर यहाँ लगाएगा, ड्राइवर को जॉब देगा, ये सब बातें होती हैं ना। लेकिन आप देखिए अमेरिका का ट्रिकल डाउन इफेक्ट पर देखिए। अमेरिका का 1980 के बाद 90% जो पॉपुलेशन है उनकी सैलरी जो है वो फ्रीज हो गई है। अच्छा। 1980 के बाद ये आंकड़े बता रहे हैं उनके, सिर्फ 1% ऑफ द टॉप 1% की सैलरी 700 गुना बढ़ी है। तो ट्रिकल डाउन तो नहीं हुआ। आज सबसे बड़ा भयंकर क्राइसिस उनके पास है अनएम्प्लॉयमेंट, वो नहीं हो रहा। क्योंकि समय समाप्त हो गया, एक सबसे अहम सुझाव आप मोदी सरकार को क्या देना चाहेंगे, या फिर नितिन गडकरी को जिन्होंने बहस के लिए बुलाया? सिंपल चीज़ है, जो ये ऑर्डिनेंस लाए हैं इसको वापस ले लें, इसको हटा दें, इसको डस्टबिन में डाल दें। 2013 का बिल है, उस पर चर्चा करें। उसमें लेकिन खामियां हैं, उसमें खामियां, उस पर चर्चा करें। मैं तभी आपसे कहा ये होना चाहिए। ये 2006 के ऊपर जो आपकी ईगो फंस गई है, सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी है, इसको छोड़ दें, क्योंकि पार्टी का ही नुकसान होगा। ये आप ना भूलिए, जो चाइना में हो रहा है वहाँ तो कम्युनिस्ट स्टेट है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। जिस आप उस पर चढ़ के आए हो रथ पे, देश आपके साथ है, वही देश भी आपके और आप अनजाने में या फिर जानबूझ के एक बहुत बड़े समुदाय को, तबके को आहत कर रहे हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वही जो है एक शुरुआत हो जाती है पतन की पॉलिटिकल पार्टी की। और ये समझ के चलना चाहिए कि भाई ऐसा जो स्टेप ना लें, जिससे कि मैं तो चाहूँगा कि मोदी जी अगले 10 साल भी राज करें, उनकी सरकार रहे, तो ऐसा कदम मत लीजिए कि आपको 5 साल के बाद जाना पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत समझा कि आखिर विवाद क्या है और समाधान कहाँ से निकल सकता है। तो आज खास मुलाकात में बस इतना ही। आप बने रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।